बीजेपी की कमान किसे मिलने वाली है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव का दौर तेजी से चल रहा है। आज से कल तक यानी 2 दिनों के अंदर पार्टी 9 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर रही है। दरअसल 37 संगठनात्मक राज्य हैं, जिनमें से 16 संगठनात्मक राज्यों में चुनाव हो चुका है, 19 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर पार्टी लगातार तेज मुद्रा में नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तस्वीर पूरी तरह से तभी साफ हो पाएगी जब इन संगठनात्मक राज्यों में पूरी तरह से चुनाव हो जाए, यानी यहां की प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाए। सोमवार को आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुए। खास बात यह रही कि इन सभी राज्यों में सिर्फ एक नामांकन हुआ है। ऐसे में अब चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहीं आज यानी मंगलवार को मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन द्वीप और लद्दाख में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुए हैं। कल यानी बुधवार को इन राज्यों के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी जाएगी। बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी संभव होता है जब देश के कम से कम 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएं। फिलहाल पार्टी की 37 मान्यता प्राप्त राज्य इकाइयां हैं। इनमें से 14 राज्यों में अध्यक्ष पहले ही चुने जा चुके हैं और ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी जुलाई महीने में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में पूरा हो चुका था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें विस्तार दिया गया था। अब जबकि वो कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में पार्टी जल्द ही नए नेतृत्व को कमान सौंप सकती है और इसीलिए पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 9 राज्यों में नया संगठन बनेगा, नया संदेश है। 2024 के बाद अब 2029 की तैयारी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, यानी जल्द ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए हमारे साथ दिल्ली से लगातार राष्ट्रीय राजधानी से राष्ट्रीय राजनीति को कवर करते रहे हैं हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट सौरभ तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से मेरे सहयोगी विनोद पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सौरभ आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, ये जो पूरी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, इसके पीछे का बड़ा उद्देश्य है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है। पहले राज्य इकाइयों की जो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं उनके चेहरे तय कर लिए जाएंगे और फिर तय होगा कि आखिरकार बीजेपी की कमान राष्ट्रीय स्तर पर जेपी नड्डा के बाद कौन संभालने वाला है। किस तरह की हलचल, अगर मैं राष्ट्रीय राजधानी की बात करूं, बीजेपी मुख्यालय की बात करूं तो देखिए लावनी जाहिर सी बात है कि पार्टी अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बीजेपी में कार्यकाल है। पैनल स्टूडियो ऑडियो थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज। बढ़ाया गया। जी सौरभ प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी उसके बाद अगर आप लोग मान्यता के उसके बाद क्या वो तब तक आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के स्थित आतंकवादी संगठन है उन्होंने आकर गाँव में हमारे में दे दी है। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के 16 राज्य के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो गया है। थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, मैं दोबारा आपके पास आने का प्रयास करती हूँ। पैनल प्लीज सौरभ को जरा रिकनेक्ट करें क्योंकि ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सौरभ जी आपके पास दोबारा आती हूँ। मैं देख पा रही हूँ उत्तराखंड से मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र से भी हमारे साथ मुंबई से मनीषा जोशी भी जुड़ रही है। मनीषा अपना थोड़ा फ्रेम ठीक करिए। इससे पहले मैं कृष्णा आपके पास आ रही हूँ। उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखें तो ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड को तो प्रधानमंत्री लगातार कहते भी रहे हैं कि उत्तराखंड का ही दशक होगा। ऐसे में अध्यक्ष, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, उसका चेहरा, उसका चयन करना एक चुनौती जरूर थी, लेकिन क्या इस चुनौती को उत्तराखंड बीजेपी ने पार कर लिया है? कृष्णा। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को लेके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लगातार लाभ देखते आए हैं। उत्तराखंड में धामी और महेंद्र भट्ट की जोड़ी जो है वो लगातार
काम करती हुई आई है। नतीजे हमने लोकसभा चुनाव में भी देखे थे, पिछले दिनों नगर निकाय चुनाव में भी देखे थे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही वोट जो है वो अधिकतर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पड़े थे। धामी और ये जो महेंद्र भट्ट की जोड़ी है लगातार ही कमाल कर रही थी, तो महेंद्र भट्ट पे विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है वो बरकरार रखा है और एक बार फिर से ही उनपे कमान सौंपी है। ऐसा पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो 2.0 की उनकी जो है वो शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों या पिछले सालों में हमने ऐसे ही देखा है कि हर बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी ना किसी नए चेहरे को जो है वो मिली है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कोई और भी हो सकता है, युवा चेहरा हो सकता है, गढ़वाल से भी हो सकता है और कुमाऊं से भी हो सकता है। लेकिन इन सब अटकलों को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ दोबारा महेंद्र भट्ट को ही चुना है, यानी कि अब उन पे विश्वास दिलाता है आने वाली जो एक बात जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा जो चुनौती रही है कि पहाड़ों को और मैदान के बीच में एक सामंजस्य बैठाना, एक ऐसा चेहरा जो कि पहाड़ के लोगों को भी संतुष्ट कर सके और जो उत्तराखंड का मैदानी हिस्सा है वहां के लोगों को भी, इसे लेकर बड़ी चुनौतियां रही है। तो क्या महेंद्र भट्ट वो नाम है जो दोनों ही जगहों पर फिट बैठते हैं? कृष्णा। बिल्कुल, देखिए साल 2022 में महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया था। तब से लेकर अब तक हमने देखा है कि पहाड़ और प्लेन का जो विवाद हमेशा रहता है उसको वो लगातार मैनेज करते हुए आ रहे हैं। और खासकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बात करें तो उनके दिल पे एक तरीके से महेंद्र भट्ट ने राज किया है, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता या आम जनता उनके पास कोई भी समस्या लेकर पहुंचती थी तो वो हर एक का निराकरण और उसकी बातें जो है वो स्वयं एक उनकी बातें सुनते थे और उसका निराकरण भी जो है वो समय रहते ही करते थे। ऐसा वो तमाम पहले से ही करते आए हैं। 2017 से लेकर 2022 तक बद्रीनाथ विधानसभा सीट से महेंद्र भट्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट से जो है वो विधायक भी रहे हैं बद्रीनाथ सीट से। उसके बाद उनको 2022 में वो विधानसभा सीट से चुनाव हार भी गए थे, लेकिन उनको उसके बावजूद भी 2022 में ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया था, जिसके बाद से लोकसभा चुनाव की बात करें चाहे नगर निकाय चुनाव की बात करें, ऐसे तमाम चुनाव उनके नेतृत्व में हुए हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। अब 2027 की भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या 3.0 की वो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सरकार जो है वो शुरुआत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनका मैनेजमेंट ज्यादा ना बिगड़े, समीकरण ज्यादा ना बिगड़े पहाड़ और प्लेन का, जिस तरीके से एक अच्छे नेतृत्व में चले आ रहा है। और धामी और महेंद्र भट्ट की जोड़ी जो है वो ठीक है, यानी यहाँ पर एक जोड़ी है सीएम धामी की और महेंद्र भट्ट की जोड़ी, जैसा आप बता रहे हैं, और यही वजह है कि महेंद्र भट्ट का नाम सबसे आगे रहा, ये सबसे पहली पसंद माने गए। हिमाचल से मैं देख पा रही हूँ विनोद पाठक है और मुंबई से मनीषा जोशी हमारे साथ जुड़ रही है। चलिए मनीषा, आपके पास आ रही हूँ। मुंबई से क्या हलचल, महाराष्ट्र की हलचल जरा बता दीजिए मनीषा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल ही जो है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के लिए जो है चुनाव हुए हैं और इसके लिए जो है 10 लोगों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के नामांकन का जो है पर्चा भरा है। उसमें से पहले जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और इसके साथ ही चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत दादा पाटिल, अशोक उइके और इसके साथ ही कई बड़े नाम हैं जिन्होंने जो है प्रदेशाध्यक्ष के नामांकन का जो है पर्चा भरा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा में जो है पहले से ही जो है एक नाम जो है काफी चर्चित है प्रदेशाध्यक्ष के लिए, वो है रविंद्र चौहान का नाम। और रविंद्र चौहान के नाम की जो है कल है जो सभी ने उनके नाम की ही पर्ची भरी है प्रदेशाध्यक्ष के लिए। और ज्यादातर जो मुख्य भाजपा के जो नेता है उनकी पहली पसंद जो है वो रविंद्र चौहान ही है। कल ही सो जो है कार्यकर्ताओं की ओर से जो है लगातार रविंद्र चौहान को नए प्रदेशाध्यक्ष के लिए बधाई देने की शुरुआत हो चुकी थी। आज जो है मुंबई के वर्ली के डोम में जो है आधिकारिक तौर पर जो है इसकी घोषणा करके बताया जाएगा कि भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष जो है वो कौन है। और यानी रविंद्र चौहान सबसे पहली पसंद और अभी बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी हो सकती है। मनीषा, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के उस पार भी इस खबर पर बने रहेंगे क्योंकि ये बड़ी खबर इसलिए भी इस लिहाज से है क्योंकि आने वाले जो साल है, इसी साल ही चुनाव है कई राज्यों में, अगले साल भी
भी चुनाव है और ऐसे चुनाव को देखते हुए, चुनावी रणनीति को देखते हुए चेहरों का चयन करना और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किस चेहरे को सामने लाना, यह बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। तो बीजेपी की कमान किसे मिलेगी, इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। उससे पहले जो राज्य इकाइयां हैं वहां के प्रदेश अध्यक्षों का चयन हो रहा है। नॉमिनेशन कुछ राज्यों में हुआ है, कुछ राज्यों में क्लियर हो चुका है कि कौन से फेस होने वाले हैं। 9 राज्यों में तो ऐसे चेहरे हैं जो चुन ही लिए गए हैं, यानी एक तरफा अगर कहा जाए तो वहां डिसीजन हो चुका है। महाराष्ट्र और उत्तराखंड से लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। दिल्ली से सौरभ तिवारी को जोड़ने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। मनीषा, आपके पास अभी आ रही हूं क्योंकि आपने रविंद्र चौहान जी के नाम का जिक्र किया। वो कौन सी ऐसी क्वालिटी रही जो रविंद्र चौहान जी को सबसे आगे लेकर गई? क्या यहां पर जातिगत समीकरण को भी साधने का प्रयास किया गया है या इसके पीछे कोई और कारक रहे जिसमें उनका नाम सबसे आगे शामिल किया गया? मनीषा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रविंद्र चौहान जी जो है वो भाजपा के वरिष्ठ नेता है और उनके कार्यकाल में जो है कई अच्छे और बड़े कार्य जो है वो हुए हैं। जनता के कई सारे सवाल है जिनके जो हल जो है रविंद्र चौहान द्वारा निकाले गए हैं। इसके साथ ही रविंद्र चौहान भाजपा में एक ऐसा नाम है जिन्हें जो है वरिष्ठ नेताओं की ओर से सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि नेताओं में अगर कहा जाए तो बड़े ही अनुभवी नेता और बड़े ही वरिष्ठ नेताओं में से जो है रविंद्र चौहान आते हैं। ऐसे में जो है कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों सबकी जो पहली पसंद है वो रविंद्र चौहान जी ही है। इसके साथ ही इसलिए जो है इतने बड़े पद पर जो है इनका नाम जो है वो आगे आता देखा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा और बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर बीजेपी की कमान किसे मिलेगी, इसे लेकर चर्चाएं सरगर्म हो चुकी हैं। कई नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि उन नामों का चयन इस लिहाज से भी होना है जो आने वाले जो चुनाव है उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो चयन होगा उसमें सामंजस्य बैठाया जाएगा कि बीजेपी आलाकमान की जो पसंद हो, संघ की जो पसंद हो और खास तौर से जो संगठन को मजबूती दे सके, इस चेहरे का चयन करना है। और इसीलिए बीजेपी पूरी एक्शन मोड में है। क्या कुछ इस खबर में अपडेट रहता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।